नमस्कार दोस्तों। अधिगम से संबंधित ही चिंतन जो तुम्हारा टॉपिक है उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है उसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंतन का मुख्य कार्य है समस्या समाधान, समझदारी, कार्य उपचार, समाधान व्यवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान, क्योंकि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या होती है तो उस समय उसमें सोचना, विचारना, समझना जैसे भाव पैदा होते हैं। सोचना, समझना, विचारना अपने आप में एक चिंतन होता है और इसी चिंतन के द्वारा व्यक्ति को समस्या का समाधान प्राप्त होता है। जैसा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हम्फ्रे ने लिखा है कि चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नज़र नहीं आता। तो लक्ष्य का रास्ता प्राप्त करने में जो है चिंतन मदद करता है। अर्थात हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि चिंतन का जो मुख्य कार्य है वो समस्या को समाधान तक ले जाने से संबंधित है। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न आज का, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? तो यहाँ पर पहला है आत्मकेंद्रितता, दूसरा है सजीवतावाद, तीसरा है यथार्थवाद और चौथा है व्यक्तिकवाद। तो कहाँ पर जो है चिंतन का प्रदर्शन नहीं होता है ये इसमें अपने को देखना। तो दोस्तों आत्मकेंद्रितता में भी चिंतन होता है, सजीवतावाद में भी चिंतन होता है, यथार्थवाद में चिंतन होता है, व्यक्तिवाद के अंदर चिंतन नहीं होता है। इसका अभिप्राय हम ऐसे समझें, आत्मकेंद्रित का मतलब है आदमी सोच समझ करके अपने आप में केंद्रित रहता है। सजीवतावाद का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किसी भी वस्तु को सदैव सजीव समझ करके उसके साथ व्यवहार करता है। और यथार्थवाद का मतलब क्या सही है क्या गलत है इसको विचार करके व्यक्ति काम करता है। लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ में हमारा जो व्यवहार होता है, एक बालक के रूप में एक बालक जो व्यवहार करता है वो व्यक्ति के साथ में बहुत ज़्यादा सोच समझ के व्यवहार नहीं करता। वहाँ पर उसके पास में जो है व्यक्तिवाद की स्थिति जो होती है वहाँ चिंतन का अभाव पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर होगा चिंतन उद्देश्य। दोस्तों चिंतन उद्देश्य इसलिए नहीं होते क्योंकि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो प्रकार हैं उन सब के अंदर उनको प्राप्त करने के लिए चिंतन की महत्ता होती है। तो चिंतन उन सब में समाहित है, अलग से नहीं होकर के उनका एक जो है पार्ट है, उनका एक कार्य क्षेत्र है। इसलिए स्पेशली अपने को ध्यान में रखना है कि चिंतन का कोई उद्देश्य नहीं होता, इन सभी व्यवहारों के अंदर चिंतन अपने आप में समाहित व्यवहार होता है। और अगला हमारा प्रश्न देखिए, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करते हैं? किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करते हैं? पहला है संज्ञान भावना, दूसरा है तनाव विलोपन, तीसरा है निष्पत्ति चिंता, चौथा है संज्ञान प्रतियोगिता। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञान भावना। यानी कि यहाँ पर संज्ञान भावना जो होती है उसका संबंध होता है किसी भी कार्य के होने से या विशेषकर तनाव के समाप्त होने से। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है इसमें वो है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया वो किसके रूप में किया है? तो पहला है बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक, तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चिंतन का जो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का विचार दिया है वो सृजनात्मक के हिसाब से दिया है। वैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन का स्वरूप माना जाता है। सृजनात्मक चिंतन मूलतः क्या माना जाता है?
अपसारी प्रकार का चिंतन माना जाता है, लेकिन गिलफोर्ड ने इसको जो है अभिसारिक और सृजनात्मक के रूप में माना है। तो ये थोड़ा सा अंतर, और इसीलिए यहाँ से ये पूछ लिया जाता है। अगला और छठा प्रश्न हमारा आज का, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्यक्ष प्रक्रिया अथवा संप्रत्यय अधिगम। तो यहाँ पर चिंतन क्या है देखो, तो चिंतन जो इसमें होता है वो होता है अपने आप में प्रतीकों का प्रयोग, यानी चिंतन जो है वो प्रतीकों के प्रयोग के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है। अनिवार्य रूप से चिंतन क्या होता है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना और भावात्मक व्यवहार। तो दोस्तों चिंतन हमेशा संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। हमें पूर्व ज्ञान जो होता है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर जो है तर्क पैदा होता है, चिंतन पैदा होता है, और उसी के आधार पर हम किसी नए व्यवहार को अपनाते हैं। इसलिए चिंतन जो होता है वो संज्ञानात्मक पक्ष का रूप होता है। आठवां प्रश्न हमारा आज का, चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए उपयोगी है, यह विचार है। ऐसा विचार किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों रोस ने इस तरह का विचार दिया था। ये रोस के द्वारा चिंतन की दी गई परिभाषा है। नौवां प्रश्न है, चिंतन के मूल प्रकार हैं। चिंतन के प्रकारों को लेकर के भी कई बार असमंजस लोगों में रहता है, और आपको ध्यान में रखना दोस्तों, चिंतन जो है 2, 4, 6, 8 में से मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान रखें आप, जिम्बार्डो एवं रुक, ये वैज्ञानिकों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के, जिम्बार्डो एवं रुक, इन्होंने चिंतन को अपने हिसाब से वर्गीकृत किया है। और इन विद्वानों के अनुसार मूल रूप से चिंतन 2 प्रकार का होता है, स्वली चिंतन और यथार्थ चिंतन। स्वली चिंतन काल्पनिक चिंतन और झूठा चिंतन होता है, यथार्थ चिंतन वास्तविक चिंतन होता है। और यथार्थ चिंतन जो वास्तविक चिंतन होता है, जिसके परिणाम हमेशा सकारात्मक रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं, या निश्चित रूप से जिसमें कार्य हो सकता है, ये भी 3 प्रकार का इन्होंने माना है। जिसके अंदर इन्होंने 3 प्रकार का जो माना है यथार्थ चिंतन, उसमें मूर्त या अभिसारी चिंतन, अमूर्त या अपसारी चिंतन तथा आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक प्रकार के चिंतन होते हैं। तो मूल रूप से आपको ध्यान में रखना है कि 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला हमारा प्रश्न इसमें 10वां और अंतिम प्रश्न, चिंतन के अनुसार समस्या समाधान के मुख्य तत्व होते हैं। चिंतन के अनुसार समस्या समाधान के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, नियम। दूसरा मौलिक अवस्था, अपसारी अवस्था, तर्क। तीसरा अपसारी अवस्था, नियम और तर्क। चौथा आलोचनात्मक अवस्था, तर्क और नियम। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम। सबसे पहले मौलिक अवस्था होती है, मौलिक अवधारणा के रूप में मान सकते हैं उसको, हम मौलिकता के रूप में मान सकते हैं। फिर उसके आधार पर जो है किसी लक्ष्य की दिशा के अंदर कार्य करने के लिए व्यक्ति को बढ़ना होता है, और एक निश्चित नियम के आधार पर वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो उसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न, और मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।